अध्याय 2 हत्याकांड। आदित्य रॉय। पुलिस अधिकारी की बैच पर यही नाम लिखा हुआ था। बैच पर लगी फोटो में वही आदमी था, लेकिन सामने खड़े आदमी से थोड़ा कम उम्र का दिख रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। उस फोटो में भी वही भाव था, ठंडा, खतरनाक, आकर्षक, आत्मविश्वासी और एक जटिल व्यक्तित्व वाला। जैसे ही वाणी ने सामने खड़े उस आदमी का वर्णन अपने मन में इन शब्दों से किया, उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा और उसका गला सूख गया। क्या आप एक बार फिर दोहरा सकते हैं? मैंने ठीक से नहीं सुना। तेज धूप के नीचे खड़े उस आदमी ने उसे एक जटिल नजर से देखा। तुम पर हत्या का शक है, उसने कहा। कृपया जांच में सहयोग करो। इस बार वाणी ने बहुत साफ सुना। वाणी कई सालों से क्राइम नॉवेल लिखती आ रही थी और अपने अंदाजों पर काफी भरोसा करती थी, हालांकि वो अक्सर धोखा भी खा जाती थी। पहली बात, वो इस गंदी सी गली में रहने वाले इतने हैंडसम और चार्मिंग डिटेक्टिव को नहीं जानती थी। यहां तो बस अधेड़ उम्र के अधिकारी ही रहते थे। दूसरी बात, जब भी पुलिस किसी को पूछताछ के लिए ले जाती है तो कम से कम 2 अधिकारी आते हैं। ये सामान्य जानकारी उसे भी थी। तीसरी बात, वो तो चाहती थी कि वो 24 घंटे घर पर ही रह सके, तो भला वो हत्या में कैसे शामिल हो सकती है? वाणी को पूरा यकीन था कि वो एक नकली पुलिस अधिकारी या स्कैमर है। बस एक बात वो नहीं समझ पा रही थी कि ये ठग कोई लव स्कैमर है या सिर्फ उसके पैसे के पीछे पड़ा है। पैसे? मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने घर का किराया भर सकूं, उसने मन में सोचा। उसने गला साफ किया। आप चाहते हैं कि मैं कैसे सहयोग करूं? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। धक, वाणी का दिल बैठ गया। उसके चेहरे पर लगभग कोई भाव नहीं था और इससे वाणी का शक और पुख्ता हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे पहले कपड़े बदलने होंगे। उसने पसीने से भीगी शर्ट का कॉलर झटका और हाथ में चाबी घुमाकर उसे इशारा किया कि वो रास्ते से हट जाए। आदमी ने लगभग 5 सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से एक तरफ हट गया। वाणी ने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की जब उसने दरवाज़ा खोला। चाबी घुमाते समय उसका हाथ लगभग कांप रहा था। आखिरकार दरवाज़ा खुल गया। थोड़ा इंतजार करना। वाणी ने मुड़कर उसे मुस्कुराकर देखा, फिर जल्दी से अंदर घुस गई और दरवाज़ा जोर से बंद करने लगी। लेकिन जैसे ही लोहे का दरवाज़ा बंद होने वाला था, अचानक एक हाथ दरवाजे के बीच में आ गया और दरवाज़ा उसी पर जोर से बंद हो गया। वाणी ने दर्द महसूस किया। हालांकि दर्द उस आदमी को हुआ था, लेकिन उसका चेहरा भावहीन ही रहा। दरवाज़ा खोलो। इतनी मुश्किल से उसने उसका हाथ फंसाया था, वो क्यों छोड़ती? वाणी ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर दरवाजे को पकड़ा और तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 100 डायल कर दिया। हेलो पुलिस, मैं एक शिकायत दर्ज कराना चाहती हूं। आदमी ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि बस उसे ध्यान से देखता रहा। दरवाजे की दरार से वाणी उसकी आंखें देख सकती थी, तेज, खतरनाक, जैसे किसी भेड़िए की आंखें। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हाँ, हरे कृष्णा सोसाइटी नंबर 3, 6ठी मंजिल, बिल्डिंग नंबर 1। यहाँ कोई पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धोखा दे रहा है और मैंने उसे यहीं फंसा रखा है। वाणी के फोन काटने के बाद वाणी को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि वो आदमी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बोली, इतने अच्छे दिखते हो, ठगी करने की क्या जरूरत है? किसी अमीर महिला को ढूंढकर उसका बॉयफ्रेंड बन जाओ, आराम से पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारा चेहरा तो किसी फिल्म स्टार जैसा है। कोई अमीर शुगर मम्मी ढूंढ लो, आराम से पैसे मिलेंगे। अवैध काम करने की क्या जरूरत है? अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम पर पुलिस अधिकारी पर हमला करने का केस कर दूंगा। वाणी मन ही मन हंसी। जब असली पुलिस आएगी तब यही बात उन्हें भी बता देना। अचानक उस आदमी ने जोर से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। उसके साथ ही वाणी का हल्का शरीर भी पीछे जा गिरा। अगले ही पल उसने वाणी की कलाई पकड़कर उसे खुले दरवाजे से सटा दिया। उसका दूसरा हाथ दरवाजे पर था, जिससे धूप लगभग रुक गई थी। वो उसका हल्का सा सांस लेना सुन सकती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बचाओ, रेप। पास ही एक पुलिस स्टेशन था, जो मोहल्ले के ठीक सामने स्थित था। जब वाणी खिड़की के पास बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाती थी, तो वो अक्सर पुलिस की गाड़ियों को वहां से आते जाते देख सकती थी। उसकी तेज और तीखी चीख के साथ ही सीढ़ियों से भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सादे कपड़ों में एक लंबा डिटेक्टिव हाँफ रहा था। वो उन पुलिसकर्मियों से भी पहले पहुंच गया था, जिन्हें वाणी के फोन के बाद भेजा गया होगा। बॉस, क्या? मैं तो बस सिगरेट का एक पैकेट लेने गया था। ये क्या हो रहा है? उसके सामने का दृश्य इतना अजीब था कि वो शब्द ही नहीं ढूंढ पा रहा था। उसका बॉस एक लड़की को दरवाजे से दबाकर खड़ा था और लड़की चिल्ला रही थी। आदित्य रॉय ने 2 सेकंड उसे देखा और वाणी को छोड़ दिया। बाकी तुम संभालो। उसने सनग्लास पहना और वहां से चला गया।
भीषण गर्मी के बावजूद वाणी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने देखा आदित्य रॉय का हाथ जख्मी था और उस पर खून के छोटे छोटे धब्बे थे। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की ताकि कहीं उस पर एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप ना लग जाए। लेकिन जब उस आदमी ने उसे छोड़ा और दूर जाने लगा तो उसे पिपरमिंट की एक हल्की और मीठी खुशबू आई, जिससे वो कुछ बोल नहीं पाई। वो लंबा और दुबला पतला डिटेक्टिव एक सीधा साधा इंसान था। उसने तुरंत उसे और शर्मिंदा होने से बचाते हुए कहा, तुम वाणी चौहान हो ना? एक केस है जिसमें हमें तुम्हारी जांच में मदद चाहिए। ये बात करने की सही जगह नहीं है। तुम्हें हमारे साथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट तक चलना होगा। इंटेरोगेशन रूम की हवा में एक ठिठुरन भरी हुई थी, जिससे वाणी की कंपकपी छूट गई। मृत व्यक्ति लखनऊ का मशहूर उद्योगपति आर्यन खन्ना था। वो 30 की उम्र में ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था। उसकी कंपनी की कीमत करोड़ों डॉलर थी। उसका करियर शानदार था और उसका चेहरा भी बेहद आकर्षक था। महिलाएं उसकी दीवानी थीं। शायद उसके इस ज़ाहिरा तौर पर मुकम्मल जीवन में केवल एक ही कमी थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी कई साल पहले हुए एक हादसे की वजह से आधी लकवाग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से वो गर्भधारण में असमर्थ थीं। हालांकि आर्यन खन्ना अमीर और आकर्षक था, फिर भी उसने अपनी आधी लकवाग्रस्त पत्नी को अकेला नहीं छोड़ा। वो अब भी उसे पूरे दिल से प्यार करता था। एक आदर्श पति का सबसे सटीक उदाहरण। जब वाणी ने पुलिस द्वारा घटनास्थल पर ली गई उन खौफनाक तस्वीरों को देखा तो उसे उस आदमी की वे अनगिनत तस्वीरें याद आ गईं जो उसने सोशल मीडिया और अखबारों में देखी थीं। उनमें से हर एक तस्वीर में वो कितना चमकता हुआ और हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि इतने खूबसूरत इंसान का ऐसा हश्र भी हो सकता है। उसे किसने मारा? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। मुझसे? मुझे भला कैसे पता होगा? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। दोनों जासूसों ने एक दूसरे को देखा और फिर उसकी तरफ एक दस्तावेज बढ़ा दिया। इन डिटेल्स को गौर से देखो। क्या ये आपको कुछ जानी पहचानी लगती हैं? उस दस्तावेज के मुताबिक आर्यन खन्ना की हत्या उसके विला के गैराज में उसकी एसयूवी के पास ही की गई थी। ये बात जग जाहिर थी कि आर्यन खन्ना को अपनी कारों से उतना ही प्यार था जितना अपनी पत्नी से। उसे गाड़ियों को मॉडिफाई करने का शौक था और उसने घटनास्थल पर मौजूद उस एसयूवी में एक सुरक्षा उपकरण लगवाने पर ढेर सारा पैसा खर्च किया था। वो उपकरण कुछ इस तरह काम करता था कि अगर कभी भी एसयूवी का संतुलन बिगड़ता तो उसे संभालने और सुरक्षित रखने के लिए तुरंत एक सहायक स्टील का हिस्सा सक्रिय हो जाता था। उसी एसयूवी के सुरक्षा उपकरण से निकली स्टील रॉड ने उसे दीवार से चिपका दिया। तस्वीर को देखकर साफ था कि आर्यन खन्ना की मौत बेहद दर्दनाक और खौफनाक रही होगी। उस टाइकून की आंखें असाधारण रूप से फटी की फटी रह गई थीं, जिनमें एक अविश्वसनीय और दहशत भरा भाव साफ झलक रहा था, जो उसकी चमक दमक वाली जिंदगी के इस भयानक अंत का गवाह था। आर्यन खन्ना की पत्नी 2 दिन पहले ही अपने माता पिता से मिलने गई हुई थी। घर में उनके अलावा और कोई नहीं था। सर्विलियंस कैमरा में आर्यन खन्ना के अलावा गैराज में और कोई भी कैद नहीं हुआ। घटनास्थल पर ऐसे कोई भी सुराग नहीं मिले जिससे ये संकेत मिले कि वहां कोई हत्या हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे वाहन की खराबी के कारण हुआ एक हादसा करार दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि आर्यन खन्ना अपनी गाड़ी में आ रही किसी असामान्य खराबी की जांच करने के लिए बिना ब्रेक लगाए नीचे उतरा था। तभी चलती हुई गाड़ी ने उसे गैराज के एक कोने में धकेल दिया और किसी तरह सुरक्षा उपकरण सक्रिय हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक आदमी जो अपनी ही गाड़ी से मारा गया, ये दुर्लभ है लेकिन पूरी तरह से असंभव नहीं। हालांकि सुबह 10 बजे जब मीडिया में आर्यन खन्ना की मौत की खबर जारी हुई, तभी किसी ने पुलिस को आगाह किया कि उसने अ ग्रेव रोमांस नाम के एक वेब नॉवल में बिल्कुल ऐसा ही एक आपराधिक मामला पढ़ा है। उस नॉवल में न केवल अपराध का मठड़ बिल्कुल वैसा ही था, बल्कि पीड़ित की पृष्ठभूमि और सफलता का सफ़र भी आर्यन खन्ना से काफ़ी मिलता जुलता था। और वो नॉवल लिखने वाली थी वाणी। वाणी ने घबरा कर कहा, मैं मांगती हूं। वाणी ने थूक गटकते हुए कहा। उसकी आंखों की पुतलियां उस डिटेक्टिव को देखकर सिकुड़ गईं जो उसका बयान दर्ज कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी बात पूरी की। जब मैंने वो किरदार लिखा था तब मैंने रेफरेंस के तौर पर मिस्टर आर्यन के बैकग्राउंड से प्रेरणा ली थी। आपने ऐसा क्यों किया? डिटेक्टिव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं एक लोकल टाइकून के बारे में लिखना चाहती थी, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानती और ना ही मुझे उनके बारे में कुछ समझ है। वाणी ने जल्दबाजी में सफाई दी। वो थोड़ी उत्तेजित और परेशान लग रही थी। मैं इंटरनेट पर सिर्फ उन्हीं स्थानीय दिग्गजों के बारे में जानकारी ढूंढ सकती थी जो मेरे उपन्यास के थ्रिलर रोमांस वाले विषय में रेफरेंस के तौर पर सबसे सटीक बैठे हों। वो काफी ऊंची आवाज में बोल रही थी और उसकी उंगलियां कसकर भिजी हुई थीं।
इंटरोगेशन रूम में सन्नाटा था। डिटेक्टिव, वाणी ने कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा, क्या आपने मेरा उपन्यास पढ़ा है? मेरे उपन्यास में कातिल उस टाइकून की मिस्ट्रेस है। अगर ये मामला बिल्कुल मेरे उपन्यास की तरह दोहराया गया है तो फिर। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसने अपने उपन्यास में आर्यन खन्ना को एक मिस्ट्रेस देकर उनकी उस छवि को बिगाड़ दिया था जिसमें उन्हें अपनी पत्नी से बेपनाह प्यार करने वाले एक आदर्श पति के रूप में जाना जाता था। बेशक, मुझे नहीं पता कि मिस्टर आर्यन की सच में कोई मिस्ट्रेस है या नहीं। मैंने अपने उपन्यास में जो कुछ भी लिखा वो पूरी तरह से काल्पनिक है। बात ये नहीं है, एक बहुत ही सौम्य और शांत आवाज ने उसे बीच में ही टोक दिया। वाणी मुड़ी और उसने किसी को देखा जो दरवाजे से आ रही रोशनी की वजह से धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो आदित्य रॉय था। उसने अपने हाथों से सफ़ेद दस्ताने उतारे और उपन्यास अ ग्रेव रोमांस से अपनी नज़रें हटाकर वाणी पर टिका दी। उसे देखते ही वाणी की आंखें जैसे थोड़ी फैल गईं। मुद्दा ये है, आदित्य ने कहा, कि आर्यन खन्ना की मौत कल रात करीब 10:30 बजे हुई थी और आपके उपन्यास का वो अध्याय जो इस घटना की बारीकियों से मेल खाता है आज ठीक रात 12 बजे पब्लिश हुआ। उस पल वाणी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रगों में दौड़ता खून का एक एक कतरा जम गया हो। दिन इतना गर्म था फिर भी वो सिर से पांव तक ठंडक महसूस कर रही थी।